हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन बताने वाला हूं। वीडियो को आज जो है अंत तक देखें। इसमें जो है हम उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे और किरण आरेख के बारे में बताएंगे और प्रतिबिंब बनाने के लिए भी बताएंगे इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो है दूसरा पार्ट है गोलीय दर्पण का। दूसरा पार्ट कौन है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, इसके बारे में जान लेते हैं। कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? जिस जिस गोलीय जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक 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 सतह बाहर की ओर बाहर की ओर निकला बाहर की ओर निकला या उभरा उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या पढ़े थे? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर दबा हुआ यानी धंसा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते थे? अवतल दर्पण। यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है। परावर्तक सतह दबा हुआ नहीं है। यहाँ पर परावर्तक सतह क्या है? बाहर की ओर निकला हुआ यानी कि उभरा हुआ भी बोल सकते हैं की ओर। जैसे इधर ये कौन सा दर्पण है? इधर से पॉलिश कर दिया तो परावर्तक सतह इधर हो गया। ये हो गया कौन सा सतह? ये वाला सतह जो है हो गया, इधर वाला सतह हो गया परावर्तक सतह। कौन सा सतह हो गया? परावर्तक परावर्तक सतह। तो यह परावर्तक सतह हो गया और इधर पॉलिश क्या सतह हो गया। तो परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ या बाहर की ओर निकला हुआ है। ये देखो, ये परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ है। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ हो या उभरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। बाहर की ओर निकला हुआ है इस तरह से, है ना, इस तरह से जो निकला हुआ है बाहर की ओर, यहाँ इधर है ना। तो परावर्तक सतह ये वाला हो गया जिधर से प्रकाश दर्पण पे पड़ता है, उसको बोलता है परावर्तक होता है ना, जिधर परावर्तन होता है। इधर तो पॉलिश क्या होता है ना, इस पार में दर्पण का दो सतह, एक होता है पॉलिश क्या हुआ, एक होता है परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह इधर हो गया चमकीला वाला। तो परावर्तक सतह जो है इधर हो गया। तो ये सतह जो है निकला हुआ है कि धंसा हुआ है? अंदर की अगर धंसा हुआ रहता तो इस तरह से रहता परावर्तक सतह। अंदर की ओर परावर्तक सतह इस तरह से होता, अंदर की ओर दबा हुआ। लेकिन अंदर की ओर क्या, बाहर की ओर क्या हुआ है? निकला हुआ है। अगर बाहर की ओर निकला हुआ है परावर्तक सतह, उस दर्पण को क्या कहेंगे? उस गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दर्पण पढ़ लिए हैं। अब दोनों दर्पण का किरण आरेख पढ़ता है। किरण आरेख जो है प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दोनों दर्पण गोलीय दर्पणों के लिए ना, गोलीय दर्पणों के लिए दर्पण के लिए किरण आरेख किरण आरेख किरण आरेख पढ़ लेते हैं ना। किरण आरेख दोनों दर्पण में, गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक कौन होता है? पहला कौन होता है? पहला होता है अवतल। तो पहला हम लिख दिए अवतल। पहला लिख दिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। दोनों दर्पणों में जो है
किरण आरेख खींचेंगे तो अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए हम लोग किरण आरेख खींचेंगे। किरण आरेख जब तक नहीं सीखेंगे हम लोग तब तक प्रतिबिंब भी नहीं ठीक से बना पाएंगे ना। तो प्रतिबिंब बनाना आसान है जब तक कि किरण आरेख नहीं सीखेंगे। किरण आरेख सीखेंगे तब प्रतिबिंब बनाना आसान हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, दोनों चित्र का ना कंडीशन हम यहाँ पर लिखते दोनों दोनों के लिए एक रूल है ना। यहाँ पर लिखेंगे जब, पहला नंबर में क्या है, जब कहाँ रहे, जब वस्तु जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो दोनों के लिए किरण आरेख किस तरह का होगा। तो पहला कंडीशन में हम लोग यहाँ अवतल दर्पण बना रहे हैं और यहाँ पर उत्तल दर्पण बना रहे हैं। इधर अवतल दर्पण बनाए और इधर उत्तल दर्पण बना दिए। यहाँ पर जो है ध्रुव होता है दर्पण का और जो है यहाँ पर केंद्र होता है सी जिसको बोलते हैं, और पी और सी के बीच में जो है एफ होता है जिसको बोलते हैं फोकस। यहाँ पर भी ध्रुव दर्पण का और ये दर्पण का वक्रता केंद्र सी और यहाँ दर्पण का फोकस हो गया। वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। वस्तु को हम अनंत से लेकर के जाएंगे। वस्तु कहाँ से आ रहा है पता, वस्तु आ कहाँ से रहा पता नहीं चल रहा है ना, इसलिए वस्तु अनंत से यहाँ पर भी लेकर के गए तो कहाँ से होकर गुजरता है, जब वस्तु अनंत पर लेकर के जाओगे तो फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। लेकिन जब भी दर्पण में परावर्तन होगा तो अभिलंब भी वहां पर होगा। अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों किरण के बीचों बीच से निकलता है अभिलंब। तो दोनों किरणों के बीचों बीच से कौन निकलेगा, अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। तो अभिलंब को हम डॉट डॉट लाइन से दर्शा देते हैं। ये अभिलंब हो गया, इधर कोण आई हो जाएगा, इधर कोण आर हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे हैं किरण आरेख में, अगर किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, इसका नाम क्या है, ये लाइन का नाम है मुख्य अक्ष, इसका नाम है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर अवतल दर्पण में किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर किरण आए, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के बाद जो है ये ऐप से होकर के गुजर जाता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर उत्तल दर्पण में किरण आरेख जो है, उत्तल दर्पण में अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो कैसे होकर गुजरेगा, ऐप से होकर के गुजरता हुआ प्रतीत होगा, ऐप से होकर के गुजरता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ से है ना, दर्पण से यहाँ दर्पण पे टकराया इस बिंदु पर, यहाँ से परावर्तन हुआ, प्रकाश फिर वापस इस तरह से लौट गया, प्रकाश वापस लौटता उसी को बोलता परावर्तन। तो दर्पण से टकराया यहाँ पर, यहाँ से टकरा करके वापस लौट गया फिर उसी माध्यम में। लेकिन इधर जो है हम आभास कर रहे हैं कि लग नहीं रहा है कि ये वाला जो किरण है, लग रहा है कि यहाँ से गया, ऐसे ऐसे नहीं गया है घुर के, यहाँ से टकराया यहाँ से गया है, लेकिन आभास हमको कैसा लग रहा है देखने में कि यहाँ से गया है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या, अगर उत्तल दर्पण में किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद जो है वो ऐप से होकर गुजरता हुआ मालूम पड़ेगा, लग रहा है कि ऐप से होकर गुजर रहा है। इसका किरण आरेख यही हो गया। इसका अभिलंब कहाँ होगा, इसका अभिलंब इस तरीके से होगा और इसका अभिलंब इस तरीके से अभिलंब हो गया। इसका अभिलंब जो है सी पर जाकर के मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसका अभिलंब कहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा, सी पर। ये है इसका अभिलंब, इसका अभिलंब सी पर जाकर के मिलता है। सबका अभिलंब कहाँ पर, केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर जाकर के मिलेगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन के लिए हम चित्र बना देते हैं। ये बना दिए, यहाँ ध्रुव, यहाँ पर सी ले लिए और बीच में एफ ले लिए, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर भी चित्र बना दिया दूसरा वाला, ये उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ पर दर्पण का ध्रुव हो गया और यहाँ पर सी हो गया और इसको इसका बीचे बीच जो है एफ रहता है, बराबर दूरी पे पी और सी के बीच में कौन रहता है, एफ। अब जो है एक बार कहाँ से लेकर गए, जब वस्तु कहाँ था, अनंत पर था। अब दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे, जब वस्तु को जो है दूसरे जगह रखते हैं, जब वस्तु कहाँ रहे, एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो। तो जब वस्तु एफ पर होगा तो कैसे देगा, वस्तु को हम एफ पर से लेकर के जाते हैं। जब वस्तु एफ से होकर के जाए तो फिर
दर्पण से परावर्तन के बाद जो लौटेगा मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा। जब वस्तु को समांतर लेकर के गए थे तो ऐप से होकर गुजरा था। जब ऐप से लेकर के जाएंगे तो कैसे गुजरेगा? ऐप से होकर के जाएगा तो परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। समांतर चल रहा है ना, तो वैसे उत्तल दर्पण में अगर जब वस्तु को कहाँ यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद इस तरह से समांतर, तो प्रकाश की किरण यहाँ पड़ा दर्पण पर, दर्पण पर टकराने के बाद इस तरह से चला गया। लग कैसा रहा है? ये जो किरण आरेख जो है ऐप से होकर के जगह है ना, ऐप से होकर के गया है। ये किरण आरेख कहाँ चल रहा है? अगर के ऐप पर टकरा रहा है तो वहां से ऐप पर से होता हुआ मालूम पड़ रहा है। इसका अभिलंब किस तरह से होगा? इसका अभिलंब इसके बीचों बीच बनेगा, यानी सी पर जाकर के टकराता हुआ मालूम पड़ेगा, सी पर। ये हो गया इसका अभिलंब। यहाँ पर भी इसका अभिलंब कैसे होगा? इसका अभिलंब यहाँ पर भी सी से मिलेगा। ये हो गया अभिलंब, हो गया दर्पण का। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में दूसरा कंडीशन क्या था? जब वस्तु ऐप पर रहे तो किरण आरेख जिसका खींचा जाएगा, तो किरण आरेख अगर किरण को हम अगर ऐप से लेकर के गए हैं तो कहाँ से गुजर रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रहा है दर्पण से परावर्तन के बाद। यहाँ पर अगर हम ऐप ऐप पर लेकर के जाएंगे उत्तल दर्पण में तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है, लेकिन ऐप पर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है? ये बना लिया अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। यहाँ पर ऐप हो गया, इसका दुगुना होता है कौन? वक्रता केंद्र। यहाँ उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये उत्तल दर्पण हो गया, और ये हो गया दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर एफ रहेगा और इसका दुगुना दूरी पर कौन रहेगा? सी, वक्रता केंद्र रहेगा, सी रहेगा। तो अब जो है हम कहाँ से लेकर गए? अनंत से लेकर के गए, एफ से लेकर के गए। अब हम सी से लेकर के जाते हैं। कहाँ से? सी से होकर के लेकर के जाते हैं। जब दर्पण उत्तल अवतल दर्पण में कहाँ से होकर गुजरे? सी से होकर गुजरे। तो सी से अगर गुजरेंगे ना, अगर प्रकाश की किरणों को हम सी से लेकर के जाएंगे तो लौटने के टाइम में दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद सी से होकर के ही गुजरेगा। इसका अभिलंब भी सी पर बन गया, यानी कि ये दर्पण अगर सी से, एक बार याद रखना, अगर अवतल दर्पण में किरण कहाँ से जाए? किरण जो है सी पर से जाए, यानी वस्तु सी पर रहे, वह परावर्तन के बाद कैसे होकर गुजरेगा? सी से होकर के ही गुजरेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर सी पर लेकर के जाएंगे, है ना, सी पर लेकर के जाएंगे तो परावर्तन के बाद भी किस तरह से गुजरेगा? सी से गुजरता हुआ मालूम पड़ेगा ना। यहाँ दर्पण के इस पार लेकर के जा रहे हैं, इसलिए डॉट डॉट लगा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से इस तरह से गुजरेगा, सी पर लेकर के जाएंगे तो सी पर से गुजरता हुआ मालूम पड़ेगा यहाँ पर दोनों में। उसके बाद ये कंडीशन क्या था? जब वस्तु कहाँ था? तीसरा कंडीशन में जब वस्तु कहाँ है? सी पर। जब वस्तु कहाँ? सी पर हो। जब वस्तु सी पर हो तो किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद सी पर से ही होकर के गुजरता है। उसके बाद लास्ट वाला है, चौथा वाला, जब वस्तु कहाँ, जब किरण आरेख को कहाँ, किरण आरेख है ना, किरण आरेख के बारे में पढ़ रहे हैं। जब किरण कहाँ से लेकर के जाएंगे? पी से लेकर के जाएंगे। जब वस्तु पी पर हो, ध्रुव पर, यानी दर्पण का ध्रुव पी पर हो, तो जब वस्तु पी पर हो, है ना, तो अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ रहेगा? पी पर रहेगा। ये हो गया पी, दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर एफ, और यहाँ पर दुगुना दूरी पर वक्रता केंद्र रहता सी। उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण। यहाँ पर हो गया दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर हो गया दर्पण का फोकस, दुगुना दूरी पर रहता है वक्रता केंद्र सी। इसमें कहाँ, जब वस्तु कहाँ? पी पर, यानी वस्तु कहाँ? पी पर है, किरण आरेख पी पर से जाएगा, यानी पी पर अगर प्रकाश किरण पी पर पड़ा अवतल दर्पण में तो ये जो है यहाँ पर परावर्तन का नियम, हर जगह परावर्तन का नियम लागू हुआ है, यहाँ पर भी परावर्तन का नियम का पालन करते हुए इस तरह से गुजरेगा। इधर आई बन जाएगा, इधर कोण आर बन जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण पी पर पड़े दर्पण का ध्रुव पर, तो ध्रुव पर से ही गुजरता है, ध्रुव पर से गुजरता है। इसका अभिलंब इसी मुख्य अक्ष पर चला जाएगा, अभिलंब इस तरह से होगा किरण आरेख। और यहाँ पर अगर, यहाँ पर भी अगर ध्रुव पर लेकर के जाएंगे प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में भी, तो ये जो है ध्रुव से ही होकर के गुजरता है। कहाँ से?
ध्रुव पर से ही होकर इसका अभिलंब यहीं पर पड़ गया, मुख्य अक्ष पर ही पड़ गया अभिलंब। तो हम लोग जो है इस तरह से चारों किरण आरेख देख लिया है ना, उत्तल दर्पण रहे या अवतल दर्पण है, दोनों दर्पण में किरण आरेख हम लोग जान गए हैं। जब वस्तु दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, जब वस्तु उत्तल अवतल दर्पण में कहाँ रहे, अनंत पर रहे, तो अनंत पर रहे तो वहां से किरण जो आता है दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ गुजरता है, फोकस से गुजरता है। उसके बाद यहाँ पर जब वस्तु अनंत से अनंत पर रहे तो किरण जब अनंत से आएगा दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से, फोकस से गुजरता हुआ मालूम पड़ता है, यहाँ गुजरता है, यहाँ मालूम पड़ता है, ठीक ना। यहाँ ये वास्तव है और ये आभासी बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु ऐप से होकर गुजरे, है ना, जब वस्तु कहाँ से, ऐप से, जब वस्तु ऐप से होकर गुजरे, प्रकाश की किरण ऐप से होकर के गुजरे दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे जाए, समांतर है उल्टा। अगर समांतर लेकर के जाओगे किरण को तो ऐप से होकर गुजरेगा, अगर ऐप से लेकर के जाओगे तो समांतर से गुजरेगा। यहाँ पर भी समांतर लेकर गया तो ऐप से होकर गुजरा है, और ऐप से होकर के गया है तो समांतर से गुजरा हुआ है ना। उसके बाद तीसरा कंडीशन यहाँ, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो तो सी पर से किरण आरेख जब भी गुजारोगे किरण, जब भी किरण सी से लेकर के जाओगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस जो लौटेगा तो उसी रास्ते से गुजरेगा फिर, यानी वही रास्ते से गया भी आया भी, है ना। तो किरण आरेख जैसे आया था वैसे सी पर से होकर के चला जाएगा। यहाँ पर भी सी पर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और सी पर से आता हुआ भी मालूम पड़ रहा है यहाँ पर जो है। उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या था चौथा में, पी पर रखने का कंडीशन, पी पर जब जब कहाँ किरण, जब कहाँ से किरण लेकर के जाए, जब किरण को हम पी पर लेकर के जाएंगे तो परावर्तन के बाद जो है पी से ही होकर के गुजरता मालूम पड़ेगा। तो सबका अभिलंब देख रहे हैं सी पर मिल रहा है, इसका अभिलंब सीधे निकल जाएगा सी पर, इसका अभिलंब इसी पर बन गया। से दोनों दर्पण में किरण आरेख हम लोग खींच चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब दर्पण में प्रतिबिंब, दोनों दर्पण में पढ़ेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसी किरण आरेख की सहायता से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। अब हम लोग जानेंगे दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना है ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा। पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ रहेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा और प्रकृति कैसा रहेगा, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले चित्र बनाते हैं अवतल दर्पण। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और ये जो है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, और ये अवतल दर्पण का ध्रुव, और ये अवतल दर्पण का फोकस, और ये वक्रता केंद्र सी। वस्तु इस बार कहाँ पर है बोल रहे हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर हो, यानी वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है वस्तु। तो वस्तु जब अनंत है, वस्तु जब अनंत पर है तो वस्तु अनंत पर है तो किरण भी अनंत से जाएगी, है ना। तो लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना किरण होना चाहिए, कम से कम 2 किरण लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों किरण जिस बिंदु पर टकराएगा वही बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का हम लोग डिफिनेशन किस तरह से जाना है, परिभाषा प्रतिबिंब का, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करता है वही बनता है इमेज, वही बनता है प्रतिबिंब। तो एक किरण लेकर के गए हैं, वस्तु है अनंत पर, तो दूसरा किरण भी कहाँ पर होगा, दूसरा किरण भी अनंत पर होगा। तो पहला किरण जब भी समांतर, किरण आरेख में हम लोग क्या पढ़े हैं, जब भी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के गुजरेगा, परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। फिर दूसरा किरण भी हम अनंत से लेकर के जाएंगे, दूसरा किरण भी हम अनंत से लेकर के गए, दूसरा किरण भी अनंत से लेकर के, और दूसरा किरण जब भी अनंत से लेकर के जाएंगे फोकस से होकर के ही गुजरेगा। तो परावर्तन के बाद दोनों किरण कहाँ प्रतिच्छेद किया, ये वाला किरण जब दर्पण से टकराया तो परावर्तन के बाद यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु पर फोकस पर। इधर वाला किरण भी अनंत से लेकर के गए, ये वाला भी वहीं पर काटा, दो एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। परावर्तन के बाद टकराया, टकराने के बाद यहाँ से होकर के गए, टकराने के बाद यहाँ से, तो टकराने के बाद यही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, यही इसका क्या बन गया, इमेज, इमेज बना यहाँ प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, एफ पर बन गया। जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पर बनता है। तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, एफ पर, क्या होगा, एफ पर, प्रतिबिंब का स्थान एफ पर बनेगा। देख रहा है ना, समांतर किरण, किरण जब समांतर लेकर के जाएंगे तो एफ से होकर गुजरेगा, दूसरा किरण समांतर लेकर के जाएंगे क्योंकि वस्तु अनंत पर है,
वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। चाहो तो यहीं से भी लेकर के जा सकते हो दोनों किरण। दोनों एक किरण और अगर यहाँ से लेकर के जाएंगे तो ये भी परावर्तन के बाद एफ से ही होकर के गुजरेगा। दर्पण में, किसी भी दर्पण में अगर अनंत पर रहे वस्तु तो उसका जो किरण आरेख बना ना, किरण आरेख जो खींचा जाएगा अनंत से खींचा जाएगा। तो दोनों किरण अनंत से लेकर के जाएंगे और अनंत से जब भी किरण लेकर के जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर तो वो किरण फोकस पर ही प्रतिशत करता है। तो फोटो कहाँ बन गया, इमेज, इमेज फोकस पर ही बन गया। तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ, फोकस पर। और आकार कैसा है, वस्तु तो अनंत पर है ना, वस्तु इधर कहाँ पर है पता नहीं है, वस्तु इधर कहाँ पर है पता नहीं, वस्तु अनंत पर है। और वस्तु और फोकस पर जो कटा है ये प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब देखो एक बिंदा सा बना है प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब छोटा सा बना है, इसका मतलब प्रतिबिंब बहुत छोटा हो गया। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु इससे बहुत बड़ा होगा। और प्रकृति कैसा है, प्रकृति जब भी वास्तव में कटेगा, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है प्रतिबिंब में, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये वास्तव में कटा है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ कटा है, तो ये वास्तव प्रतिबिंब है। कैसा होगा प्रतिबिंब का आकार, उल्टा, उल्टा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा, उल्टा और, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा, उल्टा और वास्तविक। अब आ जाता है दूसरा नंबर में, जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ रहे, जब वस्तु अवतल दर्पण के, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत तथा सी के बीच हो। अब फिर इस स्थिति के लिए फोटो बनाता है ना, एक अवतल दर्पण ले लिए और ये जो है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया और अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ये वाला पॉइंट। और अवतल दर्पण का ये हो गया फोकस और इसका दुगुना दूरी पर रहेगा वक्रता केंद्र यानी सी, अवतल दर्पण का सी वक्रता केंद्र। अब की बार वस्तु कहाँ पर है, सी तथा अनंत के बीच, अनंत और सी के बीच, यानी सी से बाहर है, सी से बाहर, सी से बाहर और अनंत के बीच, है ना, ये सी से बाहर कर दी वस्तु को। वस्तु अब की बार यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु का नाम क्या है, ए बी, वस्तु का नाम ए बी है, वस्तु का नाम क्या है, ए बी। अब वस्तु सी और अनंत के बीच में है। अब दर्पण से जो परावर्तन हुआ, परावर्तन हो करके कहाँ से होकर गुजरता है, कोई भी किरण दर्पण से जब परावर्तन होता है तो फोकस से होकर गुजरता है। ये कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो फोकस से होकर गुजर गया। अब दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना किरण, कम से कम दो किरण। तो एक किरण तो वस्तु से निकल गया ना, अब दूसरा किरण वहीं से निकलेगा जहाँ वस्तु रहेगा। यहाँ निकला था अनंत से, दोनों किरण अनंत से इसलिए निकाले गए थे ना, निकाला था यहाँ पर क्योंकि वस्तु अनंत पर था। लेकिन यहाँ पर जो वस्तु है कहाँ पर है, सी और किसके बीच में, अनंत के बीच में है। तो यहाँ पर रख दिया, सी से बाहर रख दिया है तो अनंत और सी के बीच में हो गया। तो यहाँ से जो प्रकाश के किरण लेकर के जाएंगे, पहला प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगा। अब दूसरा प्रकाश किरण कैसे लेकर के जाएंगे, दूसरा प्रकाश किरण किस तरह से लेकर के जाएंगे। दूसरा प्रकाश किरण हम लोग किरण आलेख में क्या पढ़े थे, एक कहाँ से लेकर के जा सकते हैं, एक सी से लेकर के जाएंगे तो सी से होकर गुजरेगा। दूसरा, दूसरा जो है अनंत से लेकर के जाएंगे तो फोकस से गुजरेगा। तीसरा पी पर से लेकर के जाएंगे तो पी पर से गुजरेगा। चौथा फोकस से लेकर के जाएंगे तो समांतर गुजरेगा। तो हम क्या करते हैं, सी से या तो फोकस से लेकर गुजरते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, फोकस से लेकर गुजरते हैं। तो फोकस से गुजार दिए, इससे गुजार दिए, फोकस से होकर गुजार दिए। अब जो है ये मुख्य अक्ष कैसा जाएगा, समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। उस टाइम कहाँ खड़ा था प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब यहाँ पर, इमेज यहाँ बन गया, ये बन गया इमेज। अब देखो ये यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर हो गया, है ना, ये तीर वाला निशान जो है यहाँ ए था तो अब उल्टा हो गया, ए यहाँ पर आया बी वहां हो गया, यानी प्रतिबिंब उलट गया। फोटो जो बना उल्टा, वस्तु सीधा था, फोटो कैसा बना, उल्टा बना है। कहाँ बना, एफ और सी के बीच में, कहाँ बना, एफ और सी के बीच में इमेज बना है। तो प्रतिबिंब का स्थान क्या रहेगा, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान एफ तथा सी के बीच, एफ तथा सी के बीच में है ना। प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ तथा सी के बीच में बना। आकार कैसा, वस्तु से छोटा है ना, वस्तु से कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा है, वस्तु थोड़ा सा बड़ा। और प्रतिबिंब जो बना है, वस्तु है ए बी, प्रतिबिंब बना है बी ए, थोड़ा सा छोटा है। तो प्रतिबिंब कैसा, आकार कैसा है प्रतिबिंब का, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा तो नहीं है, थोड़ा सा छोटा है ना, लिख देंगे छोटा, यानी वस्तु से छोटा बना। और प्रकृति, प्रकृति तो उल्टा बन रहा है ना, वस्तु का उल्टा। देखो यहाँ पर इस तरह से है। अब इमेज जो बना है
इमेज इस तरह से बना है, ये वस्तु है, ये इमेज है, उल्टा ये वस्तु सीधा था तो ये उल्टा बना है, वस्तु कैसा बना है, उल्टा। जब भी उल्टा बनेगा कैसा कौन क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो किस तरह से यहाँ प्रतिबिंब हम कटाएं, किस तरह से बना प्रतिबिंब, वस्तु था सी और अनंत के बीच में, तो वहां पर वस्तु को रखे, पहला किरण आगे लेकर के गए समांतर, तो ऐप से होकर गुजरा, दूसरा किरण हम किस तरह से लेकर के जा सकते हैं, दूसरा किरण जो लेकर के जा सकते हैं, किरण आरेख में हम लोग पढ़ ही लिए थे, या तो हम सी से लेकर के जा सकते हैं, या तो हम एफ से लेकर के जा सकते हैं, या तो पी से लेकर के जा सकते हैं। तो हम कहाँ से लेकर के जा सकते हैं, एफ से लेकर के जाने का चांस था, एफ से लेकर के जा सकते हैं, और पी से भी लेकर के जाएंगे तो प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, लेकिन हम एफ से लेकर के गए हैं, समांतर जाएगा ना एफ से, जब जब भी एफ से होकर के जाता है प्रकाश की किरण, तो वापस लौटने दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर चलता है, तो दर्पण से परावर्तन यहाँ टकराया तो समांतर गया ना, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो जहां प्रतिच्छेद किया दोनों किरण एक दूसरे को, वही बन गया प्रतिबिंब। प्रतिच्छेद यहाँ पर किया तो यहाँ बन गया प्रतिबिंब। अब यहाँ से यहाँ तक का प्रतिबिंब का हाइट हो गया, तो प्रतिबिंब का हाइट इतना सा है और वस्तु का हाइट इतना सा है ना, वस्तु कहीं ना कहीं प्रतिबिंब से बड़ा दिखाई दे रहा है, वस्तु जो है कैसा है, प्रतिबिंब से बड़ा है, यानी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। प्रकृति कैसा उल्टा बना है, और वास्तविक, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा, उल्टा रहेगा तो वास्तविक रहेगा। अब तीसरा में क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सी पर हो, कहाँ पर हो, सी पर। तीसरा वाला चित्र बनाते हैं, पहले चित्र बना के देख लेते हैं ना। तीसरा वाला प्रतिबिंब क्या देख रहे हैं हम लोग, तीसरा वाला में ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पी हो गया दर्पण का ध्रुव, और ये एफ हो गया, और ये हो गया इसका गुना दूरी पर सी वक्रता केंद्र रहेगा। अब तीसरा कंडीशन में जब वस्तु अवतल दर्पण के सी पर हो, यानी सी पर ही है, ये सी है, सी पर ही वस्तु इस बार है, वस्तु कहाँ पर है इस बार, वस्तु सी पर ही है। जब प्रकाश की किरण, तो सी पर से ही तब जाएगा, तब जब वस्तु सी पर है तो प्रकाश की किरण सी से होकर के जाएगा ना, यहाँ से गया, अब यहाँ से टकराया तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे फोकस से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। अब दूसरा किरण भी तो वहीं से जाएगा ना, दूसरा किरण भी यहीं से होकर के जाएगा, दूसरा किरण भी यहीं से होकर के जाएगा। ऐप से लेकर के जाओ या पी से लेकर के जाओ, ऐप से लेकर के फिर जाते हैं हम, क्योंकि अभी भी ऐप से लेकर के जा सकता है ना। अब यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरण जाएगा ना, कैसे जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ से टेढ़ा बन गया ना, स्केल की सहायता से खींचेंगे तो सीधा जाएगा, इस तरह से। दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, प्रकाश किरण है ना, यहीं पर का थोड़ा सा चित्र जो है हल्का सा मिस्टेक हो गया है ना, स्केल से अगर खींचोगे ना सही बनेगा। यहीं पर कटा है, मान के चलते हैं कि सी पर ही कटा है। तो प्रतिबिंब जो है, जब प्रकाश की किरणों को हम कहाँ से लेकर के गए, सी पर से लेकर के गए हैं, वस्तु जब सी पर रहे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। जब वस्तु सी पर रहे तो प्रतिबिंब भी सी पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सी पर बना। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ हो गया, सी पर हो गया, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और आकार कैसा होगा, आकार जो है इसका हाइट और इसका हाइट दोनों, प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हो गया वस्तु, यानी वस्तु है ए बी, ए डैश बी डैश यहाँ कर देना, तो ए डैश बी डैश, और प्रतिबिंब क्या बन गया, ए यहाँ, ए डैश यहाँ पर आ गया, बी डैश यहाँ पर आ गया, यानी प्रतिबिंब उल्टा बन गया। सी पर बना, आकार कैसा, आकार तो बराबर, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बराबर है। और प्रकृति कैसा है, उल्टा, उल्टा और वास्तविक, जब भी उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। एक चित्र और इसका बना देता है ना, किसी तरह से भी बनाएंगे तो वहीं पर कटेगा। ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पी हो गया, यहाँ पर मान लो एफ, इसका दो गुना दूरी पर क्या रहेगा, सी वक्रता केंद्र। वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, सी पर रखे हैं।
सी पर से प्रकाश विकिरण गया। अब जो है वस्तु को जब सी पर रखेंगे, सी पर से ही जाएगा। अब दूसरा किरण भी सी पर से लेकर के जाएंगे, दूसरा किरण एफ से लेकर के जाएंगे या सी से लेकर के जाएंगे। अभी हम लेकर के जाते हैं पी से, पी से लेकर के जाएंगे दूसरा किरण, तो यहाँ से भी हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करते हुए जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब जो है आकार, जो है वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर है। और जब, इसका मतलब हम समझ गए, जब भी वस्तु अवतल दर्पण के सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, और वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों का हाइट जो है दोनों बराबर रहेगा, और प्रकृति का सा उल्टा और वास्तविक रहेगा, है ना। अब जो है हम लोग सी पर रख लिया, कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं? अनंत पे रखें, फिर अनंत और सी के बीच में रखें, फिर सी पे रखें, अब सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे, फिर पी पर रखेंगे। इस तरह से हम लोग 7 प्रतिबिंब बनाएंगे। तो 1 2 3 प्रतिबिंब तो हम लोग बना चुके हैं। अब बनाते हैं अगला, चौथा प्रतिबिंब। अब जो है चौथा नंबर में क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के सी तथा एफ के बीच, सी पर तो रख चुके हैं, अब सी से फिर दर्पण के नजदीक लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं ना। अब सी पर तो एक बार रख लिए, अब दर्पण, अवतल दर्पण के कहाँ रखेंगे? अब कौन सा जगह पे, कौन सा स्थान पर रखेंगे वस्तु को? यहाँ दर्पण का ध्रुव हो गया, और यहाँ दर्पण का फोकस हो गया, और यहाँ पर दर्पण का वक्रता केंद्र सी हो गया। सी पर रख चुके हैं, अब सी तथा एफ के बीच, यानी एफ के बीच में ही यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं। तो सी तथा एफ के बीच में रखें, तो यहाँ से प्रकाश किरण गया, और दूसरा किरण भी तो यहीं से जाएगा ना, दूसरा किरण भी यहीं से जाएगा। पहला किरण गया तो एफ से होकर गुजरेगा, दूसरा किरण भी क्या होगा? दूसरा किरण भी यहीं से जाएगा। अब दूसरा किरण भी यहीं से जाएगा, तो ऐप से होकर गुजार सकते हैं ना, ऐप से होकर के हम गुजार सकते हैं। ऐप से जब होकर गुजारे तो ये दर्पण कैसा जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर इस तरीके से इस तरह से बना। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना? सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब था ए बी। फोटो क्या बना? ये यहाँ पर आ गया, और बी डेस यहाँ पर आ गया। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के कहा सी तथा एफ के बीच में है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब जो है सी तथा अनंत के बीच, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब जो बन रहा है, सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच, या अनंत तथा सी के बीच भी बोल सकते हैं ना। सी तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब बना है। सी तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ रहता है? सी तथा एफ के बीच रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी तथा अनंत के बीच बन रहा है। जितना वस्तु को नजदीक कर रहे हैं प्रतिबिंब उतना ही दूर भागते जा रहा है। पहले अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब एफ पकड़ा था, फिर सी तथा अनंत के बीच में रखे तो प्रतिबिंब कहाँ कट रहा है? फिर एफ तथा सी के बीच कटा, फिर प्रतिबिंब सी पर रखे, सी पर कट गया, फिर प्रतिबिंब नजदीक के दर्पण के सी तथा एफ के बीच के तो प्रतिबिंब सी से बाहर हो गया, एफ पर रखेंगे तो और बाहर हो जाएगा। इस तरह से ना, तो इस तरह से स्थान कहाँ से तथा अनंत के बीच बन गया ना। आकार कैसा है? आकार, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब छोटा पड़ रहा है, वस्तु का आकार कैसा हो गया? बड़ा। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया? बड़ा। प्रतिबिंब के बारे में पूछा जा रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन गया? आकार वस्तु से बड़ा हो गया। और प्रकृति कैसा हो गया? प्रकृति तो हमेशा उल्टे रहेगा जब तक वास्तविक बनेगा। उल्टा और, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा और वास्तविक बना। अब दूसरा में क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के, जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ पर हो? एफ पर, कहाँ? एफ पर हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के एफ पर हो तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा? क्या रहेगा ना, उसका प्रकृति क्या रहेगा, यह सब चीज बारे में नहीं। तो अवतल दर्पण मान लेते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया, और ये अवतल दर्पण का क्या हो गया? ध्रुव। और ये हो गया एफ,
ये वाला जो एफ हो गया, ये वाला पॉइंट, और इसका दुगुना दूरी पर रहेगा वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ पर है? अब वस्तु जो है, अब वस्तु एफ पर रखते हैं, एफ पर वस्तु को रख लेते हैं। एफ का सी के बीच तो हो गया, अब वस्तु को एफ पर रख दिए, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एफ पर रखे तो किरण आ कहाँ से लाएगा? किरण कहाँ जाएगा? जहाँ वस्तु वहीं से नहीं किरण जाएगा, किरण एफ पर रखा है, एफ से किरण गया, दर्पण से टकराया, और ये टकराने के बाद तो एफ से होकर गुजरता है, सबको मालूम है। अब दूसरा किरण कहाँ से लेकर के जाए? दूसरा किरण भी यहीं से लेकर के जाएंगे ना, एफ से ना। अब दूसरा किरण भी यहाँ से लेकर के जाएंगे, इधर से नहीं है ना आएगा। अब दूसरा किरण लेकर के कहाँ कहाँ से जा सकते हैं? हम सी से लेकर के जा सकते हैं, एफ से लेकर के जा सकते हैं, पी से लेकर के जा सकते हैं, अनंत से लेकर के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ फोकस पर है, तो फोकसे पर से न हो जाएगा। जितना किरण निकलेगा सब किरण फोकस से ही निकलेगा, तो दूसरा किरण हम लेते हैं फोकसे से, तो ये इस तरह से जाएगा। ये जो है इस तरह से जाएगा, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जो है ये दोनों कहीं नहीं टकराने वाला है, ये दोनों कहीं पर भी टच नहीं करेगा, किसी को एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने वाला है कहीं पर भी। इसका मतलब है ये प्रतिबिंब अनंत पर जाकर के बनेगा। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ टकराता है दोनों किरण, जहाँ प्रतिच्छेद करता है एक दूसरे को, वही ना प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों किरण चलते जा रहा है, कहीं सटने वाला नहीं है, यानी दोनों किरण जो है समांतर निकल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, है ना। स्थान कहाँ रहेगा प्रतिबिंब का? स्थान अनंत पर। जब, है ना, जब वस्तु एफ पर रहे अवतल दर्पण का, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। आकार कैसा रहेगा? आकार रहेगा बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा आकार रहेगा। कैसे बहुत बड़ा रहेगा? क्योंकि वस्तु जो है एफ पर है, इतना सा है, ये अनंत पर जा रहा है, कितना बड़ा का बनेगा? यहीं से देखो बड़ा बन गया, है ना। वस्तु का ऊंचाई या प्रतिबिंब का ऊंचाई जो मुख्य अक्ष से ही मापा जाता है ना। तो यहाँ से अगर यहाँ तक का दूरी इतना सा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी इतना हो गया, लेकिन कटा कहाँ? और नीचे जाएगा, कटवे नहीं करेगा, अनंत पे, है ना, अनंत पे तक कटेगा। मान लेना अनंत पे कटा, तो प्रतिबिंब अनंत पे बना और बहुत बड़ा बन गया। और कैसा बनेगा? उल्टा। जब वास्तविक बनता कैसा बनता? उल्टा, और उल्टा होता है, तो उल्टा और क्या हो जाएगा? उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। तो ये हम लोग इस तरह से पांचवा प्रतिबिंब बना लिया ना। अब छवा प्रतिबिंब क्या कर रहा है? जब वस्तु अवतल दर्पण के एफ तथा पी के बीच हो, अवतल दर्पण के एफ तथा पी के बीच हो, तो क्या करना है? इस तरह से एक अवतल दर्पण बना लेना है। फिर इसके यहाँ से यहाँ तक का बीच में तो तुमको पी मान लेना है, और उसी रेखा, उसी बिंदु से एक लाइन खींचना है। इसका नाम हो जाता है क्या? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ एफ ले लेना है, और जितना इसका जो गोल बना हुआ है, इसका जो केंद्र होगा, यहाँ पर सी मान लेते हैं, मान लेते हैं सी है ये। तो इस बार जो है वस्तु कहाँ से लेकर के जाना है? वस्तु कहाँ पर है? फोकस, फोकस तथा पी के बीच है, यानी वस्तु इस बार फोकस तथा पी के बीच, यहाँ पर वस्तु है। यहाँ पर गया, वस्तु पी और एफ के बीच कहीं पर रख सकते हैं ना। तो यहाँ से जो लौटेगा तो एफ से होकर गुजरेगा, तो एफ से होकर गुजर गया। अब दूसरा प्रतिबिंब क्या होगा? दूसरा प्रतिबिंब हम कहाँ से लेकर के जाएंगे? पी से लेकर के जाएंगे। पी से लेकर के जाएंगे तो ये कैसा होगा? ये इतना ही फैलेगा इधर, इस तरह से फैल गया, है ना। अब ये कहीं पर काटेगा नहीं, वास्तव में तो कहीं नहीं कटा ना, लेकिन इसका आभास हम जब करेंगे, लेकर के जाएंगे, ये जो एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड इस तरह से जा रहा है, और ये जो रेखाखंड है इस तरह से लगता है यहाँ से आ रहा है ना। यानी कि इसको हम जो है डॉट डॉट लाइन, इसको हम किस लाइन से? डॉट डॉट लाइन से इस तरह से मिला सकते हैं। यहाँ पर है ना, एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद किया? दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद किया। लेकिन ये आभास ना हम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको डॉट डॉट लाइन से, डॉट डॉट किरण से दर्शाएंगे ना, इस तरह से। तो प्रतिबिंब कहाँ पर? प्रतिबिंब कहाँ पर बना? यहाँ पर बना प्रतिबिंब, जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद तो दोनों एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था वास्तव में, लेकिन इसका आभास क्या है कि ये दोनों यहाँ पर जाकर के यहाँ से आ रहा है। ये लगता है कि यहाँ से आ रहा है, ये लगता है कि यहाँ से आ रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ पर। इस स्थिति में, एक स्थिति में जो है अवतल दर्पण में ऐसा लास्ट ही एक ऐसा स्थिति है जिसमें कि प्रतिबिंब कैसा बन जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु का हाइट इतना सा, यानी वस्तु का हाइट यहाँ पर ए बी
और यहाँ पर भी ए डैश बी डैश, यानी ए ऊपर में था, ए ऊपर में रह गया, बी नीचे था तो बी डैश नीचे में रह गया ना। यानी जैसे वस्तु था वैसे बन गया, लेकिन सिर्फ आकार में बदला हुआ, आकार में वस्तु जो है बड़ा बन गया, और लेकिन वस्तु सीधा बन गया इस बार। कैसा बन गया इस बार? सीधा बन गया, उल्टा नहीं बना। यहाँ पर भी प्रतिबिंब को दर्शा देता है। ये वस्तु है ए बी, है ना, ये ए बी वस्तु हो गया, और प्रतिबिंब जो है यहाँ पर ए डैश बी डैश बनेगा कहीं ना अनंत पे। अब जो है यहाँ पर भी नहीं कटा, तो इसका इसका भी अगर आभास करेंगे इस चित्र का, ये चित्र भी इधर से लगता है कि यहाँ आ रहा है, इधर से लगता है यहाँ आ रहा है, यानी नहीं इधर काटेगा नहीं उधर काटेगा, कहीं पर भी नहीं कटा, इसलिए अनंत पर बना। ये प्रतिबिंब नहीं तो वास्तविक वास्तव में काटा, नहीं तो आभास करते हैं तो आभासों में सीधे चल रहा है। लेकिन ये वाला जो है प्रतिबिंब वास्तव में तो नहीं काटा, वास्तव में तो ऐसे फैलते जा रहा है। जब जितना फैलेगा ये उतना उधर सटेगा, ये जा करके कहीं ना कहीं आभास, इसका आभास कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर सट रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब यहीं पर बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो स्थान कहाँ पर है? दर्पण के पीछे। स्थान कहाँ बना? दर्पण। इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बन जाता है, दर्पण के पीछे। और आकार कैसा होता है? बड़ा। आकार कैसा होता है? आकार होता है वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति इस पर सीधा बन गया। प्रकृति कैसा हो गया? सीधा। जब भी सीधा प्रतिबिंब होगा, जब भी सीधा प्रतिबिंब होगा तो क्या होगा? कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। सीधा होगा तो क्या होगा? सीधा होगा तो क्या होगा? काल्पनिक या आभासी? सीधा और आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो? सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन गया। आभासी काल्पनिक एक क्या नाम है ना। इस बार वास्तविक नहीं, जब उल्टा बनेगा तब यह वास्तविक बनेगा, जब सीधा रहेगा तब आभासी रहेगा। अवतल दर्पण में एक ऐसा एक ही स्थिति है, जिस स्थिति में कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब सीधा बन जाता है वस्तु के, है ना। तो कौन सा स्थिति है? एफ तथा पी के बीच रहे वस्तु, तब इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बन जाता है ना। प्रतिबिंब कैसा बन जाता है? आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, और वस्तु के सीधा बन जाता है। अब जो लास्ट स्थिति बचा है ना। लास्ट स्थिति क्या है? जब वस्तु कहाँ पर रहेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर रहेगा। लास्ट स्थिति में क्या है? लास्ट वाला में अवतल दर्पण के ध्रुव पर रहेगा। जब वस्तु जब वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ रहे? पी पर, यानी ध्रुव पर, पी पर हो। पी पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पी पर हो तो प्रतिबिंब कैसा? इसके लिए कोई चित्र नहीं रहेगा ना। प्रतिबिंब पी पर रहेगा तो पी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ रहेगा? प्रतिबिंब का जो स्थान रहेगा, स्थान कहाँ? पी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब भी पी पर बन जाएगा। और बी नंबर में क्या? आकार। आकार कैसा रहेगा? आकार जो रहेगा वस्तु के बराबर रहेगा। आकार, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर ही रहेगा। और प्रकृति कैसा? प्रकृति कैसा? उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा रहेगा? उल्टा और वास्तविक। क्योंकि इस स्थिति में जो है, इस स्थिति का चित्र हम कहीं बना देते हैं ना। इस स्थिति का जो चित्र है पी पर ही रहेगा। जैसे हम दिखा रहे हैं, अगर मान के चलो कि यहाँ ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, यहाँ पर पी है, यहाँ पी है। अभी वस्तु यहीं पर है, तो यह वस्तु यहीं पर है तो किरण भी यहीं पर रह गया। किरण लेकर के जाने का कोई मौके नहीं है। एफ और सी यहाँ पर है, मान के चलो। वस्तु यहीं है तो प्रतिबिंब यहीं पर बन गया, सब यहीं पर हो गया ना। इसलिए इसका चित्र नहीं बनता है। इस तरह से हम सातों प्रतिबिंब बना लिया अवतल दर्पण का। अब बनाएंगे उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, है ना। यही चारों किरण आरेख के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। पहला कंडीशन क्या है? जब जब वस्तु उत्तल दर्पण जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पे अनंत उत्तल दर्पण के अनंत पर हो तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब का जो स्थान है तीन है ना। प्रतिबिंब हम लोग क्या कितना चाहिए था? तीन। एक है स्थान, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तीसरा है प्रकृति। तो प्रतिबिंब का पहला स्थान हम लोग पता करेंगे। स्थान
स्थान क्या होगा उसका दूसरा में चेक करेंगे। आकार, आकार यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार में कौन कितना आकार रहेगा ना, किसका बड़ा आकार रहेगा। और फिर प्रकृति, प्रकृति प्रकृति भी जांच करेंगे ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष और ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, और इसका दुगुना दूरी पर वक्रता केंद्र। याद रखना फोकस जो है, फोकस वक्रता यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधी होता है ना। तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो इसलिए फोकस जो है केंद्र, वक्रता केंद्र और पी यानी सी और पी के बीच में रहेगा फोकस। तो ध्रुव हो गया। अब जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, यानी वस्तु अनंत पर हो ऐसे। अब अनंत पर वस्तु है तो प्रकाश का मतलब कम से कम 2 किरण लेना पड़ेगा प्रकाश का। जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे 2 किरण कम से कम लेंगे, सबको पता है। हम लोग क्या जाने हैं कि अगर समांतर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाए तो कहाँ से फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के गए तो कहाँ से फोकस जाता हुआ प्रतीत होगा। इधर लौट गया, कम से कम 2 किरण हमको लेकर के जाना होता है, कम से कम 2 किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए। हम लोग कितना किरण लेकर गए, 2 किरण लेकर के गए। एक किरण यहाँ से लेकर गए, एक किरण यहाँ से। ये किरण का स्थान कुछ नहीं है क्योंकि अनंत पर अभी किरण है, और अनंत पर है ना, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। वस्तु का मतलब दर्पण का अनंत पर है। तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद दोनों किरण एक दूसरे को जहां पर कटेगा, जहां पर काटेगा यहाँ, या नहीं तो जहां पर काटता हुआ प्रतीत होगा वही न प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों किरण, एक किरण यहाँ से गया तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और परावर्तन के बाद यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। परावर्तन के बाद ये इधर इधर निकल गया और ये इधर निकल गया, कहीं दोनों सटेगा नहीं, इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा। वास्तव में कहीं ना दोनों एक दूसरे को परिचित कहीं पर भी नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं, इसका कल्पना करते हैं कि ये किरण आ कहाँ से रहा है। लग रहा है कि ये किरण जो है यहाँ से फोकस से आ रहा है, और ये किरण जो है ये भी फोकस से आ रहा है। इसका मतलब इधर नहीं मिला तो इसको पीछे और कहाँ मिला रहे हैं, फोकस पे मिला रहे हैं। इसका मतलब कहाँ बना प्रतिबिंब, फोकस पे बना एक बिंदु जैसा। तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ, तो एफ पर प्रतिबिंब का स्थान रहेगा, और आकार कैसा रहेगा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा रहेगा आकार। उसके बाद प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति आभासी बन रहा है कि वास्तविक, अवास्तविक वाला दिखाई देता है, और आभासी वाला डॉट डॉट लाइन से दिखाई देता है। इसका मतलब ये क्या बना, आभास बना है ना, आभासी बना है। तो सीधा बनेगा जब भी आभासी बनेगा। प्रकृति क्या होगा, सीधा और, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक भी होता है, सीधा और आभासी हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा में जब जब वस्तु जब वस्तु उत्तल जब वस्तु उत्तल दर्पण के, एक बार अनंत पे रखिए दिया, दूसरा रखने का जगह क्या है, अनंत पे रख दिया, यही बीच में रहेगा। ये बीच का नाम क्या होगा, पी और अनंत के बीच। तो उत्तल दर्पण के अनंत अनंत तथा पी यानी दर्पण का ध्रुव जो है पी के बीच, पी का मतलब दर्पण का ध्रुव, पी के बीच हो तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब का स्थान। प्रतिबिंब का क्या, 3 चीज हम लोग देखते हैं ना, एक स्थान याद रखना पड़ता है, और दूसरा आकार, तीसरा क्या पता करना होता है, प्रकृति। अब देखो, जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत तथा पी के बीच हो, तो पहले चित्र बना के चेक कर लेते हैं। ये उत्तल दर्पण हो गया, और ये दर्पण का ध्रुव मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव बिंदु है ना, ये मुख्य अक्ष है, और ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र यानी सी हो गया। इस बार वस्तु को कहाँ पर रखना है, उत्तल दर्पण के अनंत और पी के बीच, यहाँ पी हो गया और अनंत, इसके बीच में कहीं पर भी रखना है। तो यहाँ से दर्पण में, यहाँ जब वस्तु है, वस्तु जब यहाँ पर है
अब वस्तु का नाम क्या है, ए और बी, ये वस्तु है ये भी। अब यहाँ से प्रकाश की किरण गया तो ये कहाँ से फोकस से जाता हुआ हमेशा प्रतीत होगा, फोकस से। तो दूसरा किरण, जब वस्तु यहाँ पर है तो दूसरा किरण भी यहीं से जाएगा। अब दूसरा किरण किस तरह से लेकर के जाएंगे, पहला किरण तो वस्तु से गया, दूसरा किरण भी वस्तु के यहाँ से जाएंगे, लेकिन किस तरह दूसरा किरण लेकर के जाएंगे, यहाँ 1 2 3 4, ये किरण आरेख जो बना है इसी में से कोई किरण लेकर के जाते हैं, चाहे ये वाला किरण लेकर के जाना है या ये वाला, कोई भी किरण को लेकर के जाएंगे तो प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक किरण लेकर के जाते हैं ये वाला, पी से होकर के, पी से होकर के, या नहीं तो सी से होकर के लेकर जाते हैं। तो हम पी से लेकर के जा रहे हैं, ये वाला किरण का यूज कर रहे हैं, चौथा नंबर का, पी से। लेकिन लेकर के जाएंगे कहाँ से, जहाँ जहाँ वस्तु रहे, दोनों किरण वहीं से निकलेगा। हम लोग को मालूम है, किरण आरेख के बारे में पढ़िए लिए, अगर प्रकाश की किरण पी पर टकराए तो पी से होकर के ही गुजर जाता है, यानी कि इस तरह से होकर के गुजर जाएगा। तो लेकिन ये गुजर तो गया, परावर्तन के बाद दोनों किरण किसी को कहीं काटा नहीं काटा, ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर आ गया। अब जो है दोनों को पीछे लेकर के जाओ, कहाँ काटता है, यहाँ पर। वास्तव में नहीं काटा, तो इसका आभास लगता है कि ये यहाँ से निकल के आ रहा है, इधर से। इसका आभास कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर। तो यही बन गया प्रतिबिंब, ये बन गया प्रतिबिंब। अब यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत और पी के बीच, दर्पण का ध्रुव के बीच रहता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण का जो ध्रुव यानी पी और एफ के बीच में बनता है और सीधा बनता है। जैसे वस्तु था वैसे प्रतिबिंब भी, ए बी यहाँ पर है, ए डेस बी डेस भी यहीं पर, प्रतिबिंब का हाइट हो गया ए डेस बी डेस, ये प्रतिबिंब हो गया और ये वस्तु हो गया, इसका फोटो यहाँ पर बना। वस्तु बड़का दिखाई दे रहा है और प्रतिबिंब देखो छोटका दिखाई दे रहा है, लेकिन सीधा है ना, स्थान कहाँ, पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच। और आकार कैसा है, आकार छोटा है, बहुत छोटा तो नहीं कह सकते, छोटा है वस्तु से, आकार हो गया छोटा। और प्रकृति, प्रकृति सीधा दिखाई दे रहा है ना, सीधा है, सीधा और वास्तविक, सीधा और वास्तविक, नहीं सीधा और वास्तविक ना, आभासी, सीधा और आभासी। जब भी सीधा बनेगा तब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है हमेशा, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता है। इस तरह से हम लोग दो स्थिति का प्रतिबिंब बना चुके हैं, एक अनंत पर वस्तु रहे, दूसरा अनंत और पी के बीच रहे। अब तीसरा कंडीशन, अब वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं, जब भी वस्तु को रखना पड़ेगा हमेशा दर्पण से, दर्पण के बाईं ओर ही, दायां ओर नहीं। तो पी पर लास्ट पोजीशन बचा है, पी पर। एक पोजीशन कहाँ था, अनंत पर, दूसरा अनंत और पी के बीच। अब तीसरा स्थान है इसका पी ही है, तो तीसरा नंबर में क्या है, पी। लेकिन पी पर रखेंगे उसका चित्र बनेगा नहीं, पी पर ही रह जाएगा। जब वस्तु उत्तल दर्पण के पी पर, कहाँ पर, पी पर तो तो प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब का जो स्थान होगा, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पर होगा, प्रतिबिंब का स्थान, और बी नंबर में आकार, सी में प्रकृति, प्रकृति है ना, प्रकृति। तो स्थान कहाँ पर बनेगा, यह दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, और यहाँ पर ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, ये इसका दुगुना दूरी पर वक्रता केंद्र। अब की बार जो वस्तु यहाँ पी पर ही है, वस्तु पी पर है, इसका फोटो वहीं पर बन गया। कैसा बना, दर्पण उत्तल है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी, है ना। कहाँ पर बना, पी पर रहे वस्तु तो पी पर ही बनेगा, प्रति यानी फोटो वहीं पर बन गया, ध्रुव पर बन गया। और आकार कैसा है, बराबरे हो गया, आकार हो गया बराबर। और प्रकृति कैसा हो गया, प्रकृति उत्तल दर्पण है तो कैसा बनेगा, सीधा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। इस तरह से हम लोग उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनाने के लिए सीख गया ना। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाना है, यहीं से किरण आरेख के बारे में जानना जरूरी है। उत्तल दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, सबसे पहले हम लोग किरण आरेख जानेंगे यहाँ से।
अवतल दर्पण के लिए भी हम लोग 4 किरण आरेख खींचे थे। यही चारों किरण आरेख में से किसी भी किरण आरेख का हम लोग यूज कर सकते हैं। चाहे यहाँ से यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूज किया गया, पहला वस्तु से लेकर के गए, दूसरा किरण वस्तु के पास से, क्योंकि अनंत पे था तो यहाँ से अनंत पे लेकर के गए, तो कैसे होकर फोकस होकर जाता अपवर्तित होता है ना, तो फोकस से जाता अपवर्तित हुआ यहाँ पर। दूसरा किरण आरेख हम कैसे लेकर के गए, ध्रुव से, यहाँ पर जो है, या तो ये भी सी पर भी लेकर के जाएंगे तो वही बनेगा। ऐसे अगर सी पर मान के जो लेकर के जाते हैं तब भी पी और एफ के बीच में करता, तो कोनो भी किरण यहाँ से यहाँ तक में कोई भी किरण का यूज करो तो वहीं पर कटा। लेकिन यहाँ पर जो है ये वाला किरण का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला किरण जो है कहाँ पर यूज होगा, अनंत पर जब रहेगा तब ये वस्तु का है ना, जब अनंत पर रहेगा तब ये, और ये सब किरण जो है एफ से करके जाएंगे तो वस्तु रहना, तो ये वस्तु कहाँ पर, वस्तु यहाँ पर है ना, ये भी वस्तु है। आप दूसरा किरण यहीं से लेकर के जाएंगे, दूसरा किरण जो यहीं से लेकर के जाएंगे, कौन कौन किरण यूज कर सकते हैं, कौन सा किरण यूज कर सकते हैं, ये वाला किरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, सी वाला, और पी वाला भी यूज कर सकते हैं। तो हम पी वाला यानी ध्रुव पर लेकर के गए हैं, वहीं से किरण आरेख, और ये पी और एफ के बीच करता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, इस तरह से प्रतिबिंब बन के तैयार है ना। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला पार्ट हम लोग जानते हैं। इसमें अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद आवर्धन के बारे में जानेंगे, सब चीज जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं। उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है ना, अवतल दर्पण का उपयोग है, अवतल दर्पण कहाँ उपयोग करता है, हजामती है ना, अवतल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ, हजामती यानी हजामत, हजामत यानी कि दाढ़ी, यानी दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण वाला जो शीशा होता है, जो आईना होता है, ये दाढ़ी उड़ी बनाने में भी इसका यूज क्या है, तो उपयोग इसका दाढ़ी बनाने में होता है, ताकि दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखे और फ्रेश से बनाया, अच्छे ढंग से बनाया ना, तो हजामती बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा रोगियों का क्या, रोगियों, डॉक्टरों द्वारा रोगी के आंख, वाहनों, वाहनों के हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट में परावर्तन, हेडलाइट में परावर्तन के रूप में। तो वाहनों के जो हेडलाइट होता है, गाड़ी उड़ी का जो हेडलाइट होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है परावर्तन के रूप में। वहां से प्रकाश निकलता है तो वहाँ कौन दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है उस हेडलाइट में। उसका हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, ये वाहनों, जो भी मोटरसाइकिल हो, जो भी वाहन हो, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, साइड, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर यानी कि पश्च दृश्य, इसको साइड मिरर को बोलते हैं पश्च दृश्य। साइड मिरर, साइड में जो आईना लगा हुआ रहता है वाहन में, उसके रूप में क्या करने के लिए, पीछे, इसके क्या करने के लिए, पीछे का क्षेत्र को, पीछे का क्षेत्र को देखने, देखने के लिए, पीछे का क्षेत्र को देखने के लिए, वाहनों के है ना, वाहनों के जो साइड में, जो वाहनों के साइड में होता है आईना, मोटरसाइकिल में साइड में आईना जो लगा रहता है, ये सब उपयोग, ये सब का उपयोग में क्या होता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों?
क्योंकि पीछे का क्षेत्र को देखने के लिए लगाए, ताकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब जो बनता है, तो पीछे का क्षेत्र को ढेर सारी ज्यादा क्षेत्र को दिखाता है उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उसमें कम क्षेत्र दिखाएगा। इसलिए वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण का यूज होता है? उत्तल दर्पण का यूज होता है, ताकि पीछे का ढेर सारा क्षेत्र को देख पाए और गाड़ी जो है, वाहन जो है, चालक जो है, चलाने वाला वाहन को ठीक ढंग से चलाए। इस तरह से हम लोग अवतल और उत्तल का उपयोग जान गए। अब जो हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे, और ये चिन्ह परिपाटी जानना बहुत जरूरी है। इस चिन्ह परिपाटी को सीखने के बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल को हल कर पाएंगे। जो भी फिजिक्स में इस चैप्टर का इसमें हिसाब है, उसको सिद्ध कर पाएंगे। उसके बाद इस चिन्ह परिपाटी के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे ना, वस्तु, दूरी, प्रतिमा, और जितना भी इसमें फार्मूला है, फार्मूला को सिद्ध कर पाएंगे चिन्ह परिपाटी के माध्यम से ही। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग क्या करेंगे? तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, है ना। ये क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव हो गया। इसमें जो है चिन्ह परिपाटी में माइनस और प्लस, यानी धनात्मक और ऋणात्मक वाला जो है चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे, किधर धनात्मक होता है, कहाँ ऋणात्मक होता है ना। तो सबसे पहले दर्पण उत्तल है कि अवतल है, सबका मध्य बिंदु पे क्या होता है? P, यानी दर्पण का ध्रुव हो गया। और ये दर्पण का ध्रुव जो है ऊपर की ओर हो गया, और ये नीचे की ओर हो गया, ये बाईं ओर, और ये P के दाईं ओर हो गया। तो हमेशा याद रखना, P के जो दाईं ओर है, हम सब दूरी P से, सब दूरी कहाँ से? सभी दूरी को P से मापा जाता है। कहाँ से? सभी दूरी को P पर से ही मापा जाता है। और ये मुख्य अक्ष, ये क्यों कौन अक्ष हो गया? ये हो गया मुख्य अक्ष। और दर्पण में जब कोई भी दर्पण हमेशा किरण आरेख किधर से आएगा? हमेशा किरण आरेख बायां साइड से ही और मुख्य अक्ष के ऊपर से ही आएगा ना। वस्तु हमेशा ऊपरी में रखना पड़ता है। अब जो है P के दाईं ओर की दूरी जो है, P के किधर दाईं ओर की दूरी क्या होगा? हमेशा धनात्मक। हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। जो भी दूरी P से दाईं ओर जाएगा वो धनात्मक होगा। और ऋणात्मक कौन वाला होगा? ऋणात्मक। जो भी दूरी P से बाईं ओर, P से जो बाईं ओर का दूरी रहेगा वो ऋणात्मक होगा। और P से दाईं ओर का दूरी जो होगा वो धनात्मक होगा। और P से ऊपर की ओर का जो दूरी होगा, ये वाला दूरी, ये भी धनात्मक होगा। धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा ना, प्लस चिन्ह वाला। और P से नीचे की ओर की दूरी, है ना, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं मुख्य अक्ष के नीचे या मुख्य अक्ष के ऊपर। लेकिन बाएं और दाएं में P से दाईं ओर और P से बाईं ओर, P से ऊपर की ओर और P से नीचे की ओर बोल सकते हैं। यह P से नीचे की ओर क्या कहलाता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक ये दूरी, नीचे की ओर की दूरी ऋणात्मक रहता है हमेशा। हम लोग इसमें क्या जान गए? P से बाईं, इसको याद रखना, P से बाईं और की दूरी बराबर क्या होता है? P से बाईं ओर की दूरी नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव है ना। उसके बाद P से दाईं ओर की दूरी हमेशा कौन सी रहता है? दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव, धनात्मक होता है। उसके बाद मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर या मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बोले तो हम P लिख देते हैं ना। P के ऊपर की ओर की दूरी, P के ऊपर की ओर की दूरी हमेशा क्या रहता है? धनात्मक। P के ऊपर की ओर। और P के नीचे, P के नीचे की ओर की दूरी हमेशा रहता है नेगेटिव।
तो P से बाईं ओर की दूरी, यहाँ P है, इससे बाईं ओर इतना दूरी होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, और P से दाईं ओर की दूरी हमेशा धनात्मक होगा। P से नीचे की ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, और P से ऊपर की ओर की दूरी हमेशा धनात्मक होगा। और यहाँ पर जो ये P है ध्रुव है ना। तो हम लोग चिन्ह परिपाटी को सीख लें, जैसे कि मान के चलो एक दर्पण है, एक ले लेते हैं उत्तल दर्पण, एक ले लेते हैं अवतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब बना लेते हैं। अब यहाँ पर P है और यहाँ पर F है, यहाँ पर C है। मान के चलो वस्तु F और C के बीच में वस्तु को रख दिए, C और F के बीच में, तो यहाँ से F से तो गुजरेगा, C और F के बीच में वस्तु है। तो अब जो है दूसरा प्रकाश की किरण को हम यहीं से लेकर जाएंगे, F से लेकर गए, और ये जो है ये कहाँ बना, C से बाहर कटा, ये C से बाहर कटा। अब P से हम बोलेंगे वस्तु कहाँ पर है, ये वस्तु है, ये भी क्या है, वस्तु है। और ये जो है A डैश और B डैश जो ये प्रतिबिंब बना हुआ है। हम बोले कि वस्तु कहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर वस्तु है ना। वस्तु का दूरी किधर है, बाईं ओर की दाईं ओर, यहाँ है ना P, सब दूरी P से मापा जाता है। तो यहाँ से मापो सब दूरी को, यहाँ से है ना, तो यहाँ से देखना हर दूरी को। P से दूरी अगर देखेंगे वस्तु का दूरी क्या है, P से B तक का दूरी है ना, P से B तक का दूरी। वस्तु दूरी को बोलते हैं U, वस्तु दूरी को बोलते हैं U। U का मतलब क्या होता है, वस्तु दूरी। U का मतलब वस्तु दूरी, और V का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी या बिंब, प्रतिबिंब दूरी है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी। वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं ना। और एक होता है छोटी आपसे रहता है, ये होता है फोकस दूरी। ये क्या होता है, फोकस दूरी। अब इसमें पूछेंगे कि वस्तु दूरी जो U है, वस्तु दूरी माइनस में है कि प्लस में। वस्तु है पहले कहाँ पता करो, P से बाईं ओर की, यानी P से बायां ओर है, यहाँ पर वस्तु है। तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा यहाँ पर। और प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, बाईं ओर P के, तो प्रतिबिंब का दूरी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फोकस दूरी भी बाईं ओर बना है P के, फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यह है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के माध्यम से हम लोग वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी को बता सकते हैं। माइनस में है, प्लस में, पॉजिटिव है कि क्या है ना। उत्तल दर्पण में भी इसी तरह से बनेगा। अगर P के दाईं ओर रहेगा तो प्लस में रहेगा, P के बाईं ओर रहेगा, P के बाईं ओर रहेगा तो माइनस में रहेगा। अब जानते हैं हम लोग P के ऊपर और नीचे। अब ये जो है वस्तु का हाइट हो गया ए बी, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी जो है, ए बी बराबर क्या, वस्तु का हाइट। वस्तु का हाइट से हाइट को हम लोग एच ओ से सूचित करते हैं, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यानी वस्तु का हाइट, वस्तु का हाइट एच ओ, या नहीं तो एच डैश से भी सूचित करते हैं ना। एच, वस्तु दूरी को एच से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का ऊंचाई है ना, ऊंचाई है। और इस ऊंचाई को हम लोग एच आई, यानी हाइट ऑफ इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का हाइट, यानी तो इसको हम लोग एच डैश से भी सूचित करते हैं। अब ये सब क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। अब देखो यहाँ से यहाँ पर वस्तु है, और यहाँ से ऊपर की ओर का दूरी है, तो ये ऊपर की ओर का जो दूरी है ये P से ऊपर हो गया हमेशा। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जितना जाएगा है ना, वो पॉजिटिव ही होगा। ये सब क्या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। तो वस्तु का जो हाइट है ये पॉजिटिव है, वस्तु का हाइट क्या है, पॉजिटिव है। और प्रतिबिंब का हाइट, प्रतिबिंब का हाइट किस में होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है। ये किधर बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है ना, नीचे की ओर। तो P से नीचे की ओर हो गया, ये हो गया नेगेटिव। प्रतिबिंब का हाइट, और प्रतिबिंब का हाइट क्या हो गया, नेगेटिव। प्रतिबिंब का हाइट यहाँ पर है, ये है प्रतिबिंब का हाइट, ये है क्या, प्रतिबिंब का हाइट, ये नेगेटिव हो गया। और ये वस्तु का हाइट पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये है वस्तु, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। वस्तु का हाइट पॉजिटिव क्यों होगा, वस्तु का हाइट पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि वस्तु P से ऊपर की ओर है। और प्रतिबिंब का हाइट नेगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष यानी P के नीचे की ओर बना हुआ है, तो ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग सीख लिया ना। अब जो इसमें कुछ नोट्स है ना, अब इसका कुछ हम लोग नोट्स जान लेते हैं। नोट में लिखना है
याद रखना है ना, पॉइंट में याद रखना है। अवतल दर्पण में एक ऐसा स्थिति होता है इसमें, है ना। अवतल दर्पण में क्या, दर्पण में, अवतल दर्पण में जब जब वस्तु जब वस्तु अवतल दर्पण के P तथा F के बीच हो हो तो बीच हो तो प्रतिबिंब दूरी, बीच में हो तो प्रतिबिंब दूरी, इसको हम लोग भी बोलते हैं, ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा रहेगा धनात्मक, यानी पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब का दूरी जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिर्फ ये ऐसा स्थिति ही है इसमें पॉजिटिव रहता है, नहीं तो हमेशा अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा पी के बाईं ओर बनता है और हमेशा नेगेटिव रहता है। लेकिन एक यही स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है, दर्पण के पीछे। दर्पण के जब पीछे बनता है, ये वाला स्थिति में दिखा देता है ना, ये वाला स्थिति में दर्पण के पीछे बनता है। ये हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पर हो गया P और यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर हो गया C। जब इसके बीच में वस्तु को रखते हैं ना तो प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनता है, प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनता है और ये आभास में जाकर के यहाँ मिलता है। तो प्रतिबिंब उल्टे बन जाता है, दर्पण के पीछे बन जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में P के दाईं ओर हो गया तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन इस स्थिति को छोड़ करके, सिर्फ ये स्थिति को छोड़ करके अवतल दर्पण में जो है हमेशा हमेशा प्रतिबिंब का जो दूरी रहेगा, जो भी रहेगा, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये स्थिति को छोड़ करके। ठीक, अब अगला नोट्स में हम लेते हैं। नोट, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या जिसको R बोलते हैं, है ना, तथा फोकस दूरी जिसको छोटी आंख से सूचित करते हैं ना, ये दोनों जो रहता है हमेशा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो और फोकस दूरी, ये अवतल दर्पण है और यहाँ से यहाँ वक्रता त्रिज्या P से C तक वक्रता त्रिज्या और P से F तक वक्रता त्रिज्या, ये हमेशा P के किधर बनता है, बाईं ओर। तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद उत्तल दर्पण में, है ना, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम R से लिख देते, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी को छोटी एफ से ना, ये वक्रता त्रिज्या हो गया और ये फोकस दूरी हो गया, यहाँ पर लिख दिया ना, वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी, ये दोनों हमेशा किस में रहता है, ये दोनों हमेशा क्या रहता है, उत्तल दर्पण हो तो पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा ये फोकस इधर ये बनता है, ये रहता है फोकस और यहाँ पर रहता है सी, ये पी रहता है। तो पी के दाईं ओर ना रहता, उत्तल दर्पण में हमेशा पी के दाईं ओर फोकस दूरी रहता है, वक्रता दूरी रहता है, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो वस्तु जब एक स्थिति ऐसा है अवतल दर्पण में जिसमें कि प्रतिबिंब का जो दूरी है नेगेटिव होता है, नहीं पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कब, जबकि P और F के बीच में वस्तु रहे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो नेगेटिव, प्रतिबिंब जो दूरी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और अवतल दर्पण में बाकी हर स्थिति में प्रतिबिंब दूरी हमेशा नेगेटिव रहता है, सिर्फ ये स्थिति को छोड़ करके बाकी हर स्थिति में अवतल दर्पण रहे तो प्रतिबिंब का दूरी नेगेटिव रहेगा। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ये दोनों हमेशा रहता है नेगेटिव माइनस में, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा रहता है पॉजिटिव में। तो चिन्ह परिपाटी का पूरा हम लोग जानकारी ले लिए हैं, अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आवर्धन के बारे में जान लेते हैं, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन, दर्पण का आवर्धन, है ना, आवर्धन दर्पण के लिए है, आवर्धन।
मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, फिकेशन। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी प्रतिबिंब का दूरी है ना, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन, आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के अनुपात के कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे एम से, इससे एम से सूचित किया जाता है, इसे एम से सूचित किया जाता है। इसलिए आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है एम बराबर माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू। तो आवर्धन है ना, जहाँ पर जो भी क्या है, भी का मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी, भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी हो गया, और यू हो गया वस्तु दूरी, यू क्या हो गया? वस्तु दूरी। भी हो गया प्रतिबिंब दूरी और यू हो गया वस्तु दूरी। तो आवर्धन, आवर्धन को और हम इसका हाइट से भी जान सकते हैं ना, ये हो गया आवर्धन के प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से क्या जाता है, और इसका हाइट से भी आवर्धन, आवर्धन को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है, आवर्धन को दो तरह से। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है वस्तु, दूसरा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसको जब दूसरे तरह से भी है ना, या नहीं तो, या नहीं तो है ना, आवर्धन दो तरह से परिभाषित आवर्धन को कर सकते हैं, या नहीं तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात को आवर्धन, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का दूसरा परिभाषा क्या, दूसरे तरह से क्या परिभाषा हम दे सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो दूरी से भी है ना, दूरी दोनों को, प्रतिबिंब और वस्तु के दूरी से भी इसका परिभाषा निकाल सकते हैं, और इसका हाइट से भी। यहाँ पर लिखा गया है प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रति आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन, आवर्धन को जो है एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू, दूरी वाला है, बी का मतलब प्रतिबिंब का दूरी, यू का मतलब वस्तु दूरी। अब यहाँ पर जो हाइट से है ना, हाइट से जो है, इसमें जो एम बराबर हो जाएगा एच आई बटा एच ओ। तो एच आई जो यहाँ पर है, एच आई का मतलब हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच आई का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई हो गया, और एच ओ का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज है ना, एच ओ का मतलब हो गया वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की
ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, है ना। इस तरह से आवर्धन को हम लोग परिभाषित कर चुके हैं। लेकिन आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है ना। प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा गुना है। तो जिस तरह से एम यहाँ पर लिखा गया है, एम जैसे यहाँ पर लिखा है ना, एम बराबर एच आई बटा एच ओ। तो अगर हम मान के चलते हैं कि एम अगर 2 निकल गया, आवर्धन अगर 2 निकल गया है, तो एच आई हो गया ये और एच ओ हो गया ये। मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे ना, क्या हो जाएगा? एच आई बटा एच आई बराबर में 2 गुना एच ओ। इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु का 2 गुना कौन है? वस्तु को 2 से गुना करेंगे तब प्रतिबिंब यानी फोटो का बराबर होगा ना, प्रतिबिंब के बराबर होगा। जो वस्तु है, वस्तु से 2 गुना कौन है? इमेज, है ना। वस्तु से 2 गुना इमेज बना, प्रतिबिंब जो है वस्तु से 2 गुना है। प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना, ये कहने का मतलब हो गया। तो कौन 2 गुना हुआ? इमेज। प्रतिबिंब 2 गुना किससे हुआ? वस्तु से। वस्तु से प्रतिबिंब जो है 2 गुना बड़ा बना है। ये हुआ आवर्धन का मतलब, है ना। आवर्धन का मतलब बड़ा। आवर्धन का मतलब ये होता है बड़ा दिखाना, है ना। कौन कितना बड़ा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा है, उसी को बोलते हैं आवर्धन यहाँ पर, ठीक है। तो जो है वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और ये हो गया आवर्धन का सूत्र। ये क्या हो गया? आवर्धन का सूत्र हो गया। और यहाँ पर भी आवर्धन का सूत्र है। ये प्रतिबिंब और वस्तु के ऊंचाई वाला सूत्र है। और ये प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु की दूरी वाला सूत्र है, ये वाला, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ रूल है ना। अगर जब एम, यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइट कब बड़ा हो रहा है, यानी इमेज का जो हाइट है कब बड़ा हो रहा है? प्रतिबिंब का हाइट जब एम प्लस में रहे। जब एम प्लस में रहे क्या होगा? इमेज बड़ा रहेगा ना। एम अगर बराबर रहे 1 के, एम अगर बराबर रहे 1 का बराबर अगर एम रहा, तो क्या होगा ना, तो प्रतिबिंब जो है एच जो है ये भी बराबर रहे किसका? वस्तु के बराबर रहेगा। अगर जब एम बड़ा रहे, अगर जब एम यानी आवर्धन बड़ा रहे, यानी कि 1 से बड़ा रहे, तो आवर्धन यानी एम का मान अगर 1 से बड़ा निकल गया, 1 से बड़ा निकल गया, तो इसका जो प्रतिबिंब का जो हाइट होगा, प्रतिबिंब वो हमेशा बड़ा रहेगा। किससे? वस्तु से बड़ा रहेगा। वस्तु से बड़ा रहेगा। ये वस्तु हो गया और ये हो गया प्रतिबिंब। जैसे एम जो है 2 निकला है, आवर्धन 2 मान के चले हैं, तो 1 से बड़ा हो गया 2। तो आवर्धन जब बड़ा रहे, आवर्धन जब यानी एम जब 1 से बड़ा निकले एम का मान, तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। तीसरा कंडीशन, अगर एम छोटा रहे, अगर एम का मान छोटा रहे 1 से, तो क्या होगा? तो इमेज छोटा पड़ जाएगा वस्तु से। तो वस्तु से क्या हो जाएगा? इमेज छोटा पड़ जाएगा। ये कंडीशन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आवर्धन का सूत्र हो गया माइनस वी बाई यू, और आवर्धन का सूत्र क्या हो गया? एच आई बटा एच ओ। ये ऊंचाई का अनुपात है ना, ये ऊंचाई का अनुपात है। और यहाँ पर जो आवर्धन दिया गया है यहाँ पर, तो एम जो है, एम का मान अगर 1 के बराबर निकला है, तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर हाइट का रहेगा। अगर एम बड़ा है 1 से, एम का मान बड़ा निकल गया, 1 से ज्यादा मान निकल गया, 1 पॉइंट कुछ और निकल गया है, तो 2 निकल गया, 3 निकल गया, इसका मतलब ये होगा कि हाइट जो है, इमेज का हाइट जो है, प्रतिबिंब का हाइट वस्तु के हाइट से बड़ा होगा। यानी प्रतिबिंब बड़ा और वस्तु छोटा। और यहाँ पर इस कंडीशन में दिखा रहा है ना, एम जो है छोटा है 1 से, आवर्धन का मान अगर 1 से कम निकल जाए, तो प्रतिबिंब जो है छोटा हो जाएगा वस्तु से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट, दर्पण सूत्र भी हम लोग को लिखना है ना। दर्पण सूत्र में भी संबंध हम लोग को जानना जरूरी है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v। ये होता है दर्पण सूत्र। इसको भी याद रखना, ये संबंध है। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? वैसा सूत्र जो है ना, जो वस्तु जो कि कौन है, फोकस दूरी है, वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है ना, वैसा सूत्र जो फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में संबंध दर्शाता हो, उस सूत्र को क्या कहेंगे? दर्पण का सूत्र कहेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर हो चुका है समाप्त। और हम
इसका अगला वीडियो में जो बनाएंगे ना उसमें दे देंगे आवर्धन फॉर्मूला किस तरह से प्रूव्ड करना है और दर्पण सूत्र को किस तरह से प्रूव्ड करना है। और वहां पर जो सूत्र लिखे थे ना दर्पण सूत्र, और एक सूत्र दर्पण हो गया, और दर्पण सूत्र में एक और सूत्र आता है, दूसरा सूत्र और आता है F बराबर R बटा 2। ये हो गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये हो गया आवर्धन, यहाँ पर देखो यहाँ आवर्धन और प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी में संबंध। यहाँ पर आवर्धन प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का हाइट और वस्तु का हाइट में संबंध। और ये दर्पण सूत्र दर्शाता है फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी में संबंध। और यहाँ पर जो ये सूत्र है F बराबर R बटा 2, ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताता है। ये तीनों सूत्र को हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे और उसमें प्रूव्ड कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सूत्र याद रखना, इंपॉर्टेंट सूत्र है ये सब सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आज का इस साइंस का चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब जो है इसका अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू।